नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। देखिए, जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसके अंतर्गत हम यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा पुराने पेपरों में पूछे गए जो कंप्यूटर के सवाल थे उनकी चर्चा कर रहे थे, उसका है आज भाग 2। इसमें भी हम जो लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पुराने पेपरों में पूछे गए सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला सवाल है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में किया जाता है। तो देखिए, जो ईमेल होती है इसमें दो तरीके से प्रोटोकॉल होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रोटोकॉल होता क्या है आखिरकार। देखिए, प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह है। अगर हमने इंटरनेट एक्सेस करना है या कोई भी चीज़ करनी है तो वहाँ पे कोई भी जो नियम होंगे उस चीज़ को एक्सेस करने के, तो उन नियमों के जो समूह है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसी में जैसे हम अगर किसी से ईमेल प्राप्त करते हैं तो उस प्रोटोकॉल को कहा जाता है POP3, जिसका मतलब होता है हमारा पोस्ट ऑफिस। इसका जो मतलब है या फुल फॉर्म कहें, पोस्ट ऑफिस हमारा प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी हमारे मैसेज आ रखे हैं या ईमेल आ रखा है उसको प्राप्त करता है और उसको स्टोर करने का काम करता है। एक तो क्या करेगा, इस जो भी मैसेज आ रखे हैं या ईमेल आ रखे हैं उनको प्राप्त करेगा और उन्हें स्टोर करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है, हमारा POP3। इसी के अंतर्गत एक और आजकल जो आधुनिक हमारा प्रोटोकॉल है वो है हमारा IMAP। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, जो भी ईमेल प्राप्त करने के लिए है उसका क्या है, एक प्रोटोकॉल है। वैसे ही हमारा होता है, ये तो हो गया क्या हमारा कोई भी ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल। अब ईमेल भेजने का भी प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं SMTP। ये होता है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब कि जो भी हमारे मेल को भेजने के लिए जो भी हमारे नियम लग रहे हैं उनको क्या कहेंगे हम, SMTP। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त क्या करता है। तो वह प्राप्त करता है हमारा IP एड्रेस। जैसे ही हम कंप्यूटर में या हम कोई भी कंप्यूटर है या मोबाइल है, अगर वो इंटरनेट से जुड़ता है या नेटवर्क से जुड़ता है तो उसका क्या हो जाता है, एक IP एड्रेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा कंप्यूटर है या हमारा मोबाइल है, इसको जैसे ही नेटवर्क में एक्सेस करेगा उसको एक यूनिक एड्रेस क्या मिल जाएगा, ताकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी हमारा कंप्यूटर है वह दूसरे कंप्यूटर से अगर एक्सेस लेना चाहता है या संपर्क साधना चाहता है तो वो क्या करेगा, इसके IP एड्रेस के माध्यम से इसको आसानी से फाइंड कर लेगा। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे एक सिंपल हम मोबाइल के उसमें समझते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल है जिसका नाम यूज़र A है और यहाँ से हमारा कोई B है मोबाइल यूज़र या कंप्यूटर यूज़र ही मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों तो है ही नहीं कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, ये C है, ये यहाँ पे एक और कंप्यूटर जुड़ा है D, यहाँ पे एक और कंप्यूटर है E, यहाँ पे एक और कंप्यूटर है F, यहाँ पे एक और कंप्यूटर है G। ऐसे बहुत सारे लाखों कंप्यूटर हैं यहाँ। ठीक है, अब मान के चलिए इस A कंप्यूटर को और सिर्फ किससे संपर्क स्थापित करना है, B कंप्यूटर से। तो ये इस B को कैसे फाइंड करेगा, इस B को किसके माध्यम से फाइंड करेगा, हमारा IP एड्रेस के माध्यम से। ठीक है, IP एड्रेस इस B का अलग होगा, C का अलग होगा, D का अलग, E का अलग, F का अलग, H का अलग, या बहुत जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं उन सब का क्या होगा, IP एड्रेस अलग होगा। ठीक है, पर यहाँ पे इसी कारण हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी हमने पर्टिकुलर एक नेटवर्क को या कंप्यूटर को प्राप्त करना है तो हम उसके IP एड्रेस के माध्यम से उससे आसानी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है क्या, हमारा IP एड्रेस का मुख्य कार्य। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलती है तो वो कौन सी होती है, हमारा एक मॉडेम होता है। इसके बारे में हम पुरानी कंप्यूटर की सीरीज में बहुत बार बात कर चुके हैं, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं।
सिंगल जैसे हमारा नाम से ही क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है कि जिस कंप्यूटर को सिर्फ क्या कर सके, एक ही यूज़र काम कर सके। जैसे उसने अगर सिस्टम खोल रखा है तो उसमें सिर्फ एक ही यूज़र या एक ही व्यक्ति काम कर सके, उसको कहते हैं हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दो तरीके से होते हैं। एक होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो, एक से अधिक व्यक्ति क्या कर सके, काम कर सके। यानी कि जैसे एक सीपीयू है और एक मेन क्या है, पीसी है, तो उसमें एक ही काम करेगा। पर जो हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग तो एक होगा, इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे आपस में होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कितने कंप्यूटर काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनको क्या कहते हैं, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पर यहाँ पे हमारा सिंगल यूज़र क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी हमारे दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है हमारा सिंगल यूज़र और मल्टीपल टास्क। ठीक है, यूज़र तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल होगा, पर टास्क क्या कर सकता है, मल्टीपल कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों के पास अगर कंप्यूटर है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ये क्या है, सिंगल यूज़र मल्टीपल टास्क हैं। यानी कि वहाँ पे जो उपयोग करेगा उस कंप्यूटर का, वो क्या होगा, एक पर्सन, पर वो वहाँ पे क्या कर सकता है, मल्टीपल टास्क। जैसे उसने मान के चलिए एक टैब खोल रखा है जहाँ पे उसने यूट्यूब में गाने लगा रखे हैं, और गाने को मिनिमाइज करके उसने दूसरा टैब खोल रखा है जहाँ पे वो वर्ड में टाइपिंग कर रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ उसने गूगल क्रोम खोल रखा है जिसमें कुछ सर्च कर रहा है। ठीक है, एक और टैब खोल रखा है। ये क्या है, इसके मल्टीपल क्या है, टास्क हैं। ठीक है, ये क्या है, उसके मल्टीपल टास्क हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क। फिर होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क, जिसमें क्या हो, यूजर भी सिंगल हो और टास्क सिर्फ क्या कर सके, एक बार में एक ही टास्क कर सके। ठीक है, एक तो क्या हो, यूजर भी क्या हो, सिंगल हो, और टास्क भी क्या हो, सिर्फ एक बार में एक। जैसे अगर उसने एम एस वर्ड खोल रखा है अपने कंप्यूटर में, तो सिर्फ क्या कर सकता है, वो एम एस वर्ड को ही चला सकता है। दूसरा अगर उसने कोई टास्क खोलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको जो भी उसने काम खोल रखा है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, फिर जाके कि वो दूसरा टास्क शुरू कर सकता है। ठीक है, बिना पहले टास्क को समाप्ति किए दूसरे जो टास्क है उसमें नहीं जा सकता है। इसको कहते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क। तो जो हमारा डॉस है, ये क्या होता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क होता है। वैसे हमारा विंडोज़ भी 10 भी क्या है, सिंगल यूजर है, पर ये क्या है, मल्टीपल टास्क है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, सिंगल यूजर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने कल बात की है इसकी पुरानी वीडियो में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, यहाँ पे कंपाइलर। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम सीधे आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला सवाल है हमारा, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम वेब ब्राउज़र। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। चलो अब आगे देखते हैं, हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा है। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा है वह है हमारी जावा और सी प्लस प्लस। ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंतर्गत हम कोई भी प्रोग्राम के कोड लिख के या कोई भी हम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, या वेब पेज डेवलप कर सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा। कोई भी प्रोग्राम बनाना ये, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, प्रोग्रामिंग। जावा और सी प्लस प्लस क्या होते हैं, हमारे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अपना अगला सवाल। 1 गीगाबाइट में किसके बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट जो होगा हमारा, मतलब कि गीगाबाइट 1 GB, वो होगा हमारा 1024 मेगाबाइट के बराबर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही हमारे कोई कंप्यूटर होते हैं या बड़े ऑफिस होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, वो बनाई जाती है हमारी MS पावर पॉइंट में। जैसे MS वर्ड में हमने कोई लेटर टाइप करना होता है तो हम किस में टाइप करते हैं, MS वर्ड में। या MS एक्सेल में कोई भी हमने गणितीय या सेल से रिलेटेड कोई भी हमने काम करना होता है तो उसको किस में करते हैं, MS एक्सेल में। ठीक है, ऐसे ही कोई भी हमने प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसको किस में बनाया जाता है, पावर पॉइंट में। क्योंकि इसमें क्या होती है, हमारी स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स के माध्यम से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट या कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन
कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग कहा जाता है वो कहा जाता है सीपीयू को, और सीपीयू के अंतर्गत ही हमारे सीयू या एएलयू ये चीज़ सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो जो हमारे स्टैटिक वेब पेज होते हैं, जो आधुनिक वेब पेजेस हैं, वो उसमें हमारी HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप जितने भी आजकल वेब पेजेस देखोगे वो अधिकतर किस में बने होते हैं? हमारा HTML में। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। तो चलो अब देखते हैं आगे को। निम्नलिखित में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अधिनिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? तो अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में हम बिना उसकी अनुमति के प्रवेश करते हैं तो उसको कहा जाता है क्या? हमारा हैकिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन पाँच तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री की नोडों की संख्या है? देखिए ये हमारा, अगर बाइनरी ट्री क्या होते हैं, जैसे हमारा बाइनरी ट्री ये क्या है? एक पेरेंट्स है। ठीक है, अब फुल जो हमारा बाइनरी ट्री होता है वो कहता है कि क्या हो, वैसे ट्री क्या होता है बाइनरी ट्री, उसमें कहा जाता है कि एक क्या होगा? पेरेंट्स होगा, फिर उसके जीरो या हमारा सॉरी एक या क्या होगा? दो क्या होंगे? चाइल्ड होंगे। ठीक है, जैसे ये बाइनरी है, इसका एक चाइल्ड होगा या फिर क्या होगा? दो चाइल्ड होंगे। पर जो फुल बाइनरी होती है उसमें एक पेरेंट्स होगा और उसके दोनों क्या होंगे? चाइल्ड होंगे। इसको क्या कहेंगे? फुल बाइनरी कहेंगे। और जो ये गोले हैं इनको कहा जाता है नोड। ऐसे ही हम इसके जी ऐसे ये क्या हो गया? इसका पहला तल हो गया। फिर इसको बनाएंगे, फिर इसके क्या? दोनों चाइल्ड बनाएंगे, फिर इसके भी दोनों चाइल्ड बनाएंगे। फिर ये कौन सी तल हो गया? दूसरा तल हो गया। फिर ऐसे ही तीसरा तल बनाएंगे। फुल नोड यही होगा, फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, इनके भी क्या? दो दो चिल्ड्रन सबके। फिर ऐसे तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर बनाएंगे। तो अभी मोबाइल में बना नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा और इतने में फिट भी नहीं होगा। ऐसे पूरी लेयर बनाएंगे तो जो हमारे नोट्स की संख्या हो जाएगी, नोट्स कौन से थे? हमारे जो ऐसे गोले में थे, तो उनकी नोट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 63। आप अपने में बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला है सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? सर्च इंजन क्या होता है? जहाँ पे हम कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल है, ये क्या है? सर्च इंजन है। इसी के साथ साथ पहले बिंग चलता था, याहू भी हमारा क्या था? सर्च इंजन था। ठीक है, बिंग भी हमारा क्या है? हमारा सर्च इंजन है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहला और चौथा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस है? देखिए जो पेरिफेरल डिवाइस है इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। तो यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएगी हमारी पेरिफेरल डिवाइस? प्लॉटर क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। स्कैनर हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। या सॉरी, स्कैनर क्या होगी? हमारी इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट नहीं होगी। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो हमारी जो कैश मेमोरी होती है इसका सबसे कम एक्सेस समय होता है, क्योंकि ये जिस समय हमारी मुख्य स्मृति होती है, या मेन मेमोरी कहें जिसको, मुख्य स्मृति, तो उस समय जब ये धीमी पड़ जाती है तो इसको मदद पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैश मेमोरी को। ये क्या करती है? जैसे ही हमारी मेन मेमोरी धीरे पड़ती है तो उसको क्या करती है? सहायता प्रदान करती है और उसको तीव्र गति प्रदान कर देती है, या एक्स्ट्रा उसको क्या दे देती है? एफर्ट दे देती है, जिसके कारण उसकी गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। तो सबसे कम एक्सेस समय किसका होता है? हमारा कैश मेमोरी का। चलो अब देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है? तो सबसे तेज जो संचरण माध्यम होता है वो होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का। देखिए ये क्या है? सभी तार हैं जिनके माध्यम से क्या होता है? डेटा का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारा यूटीपी तार है, यूटीपी तार के माध्यम में क्या होता था? जैसे ये तार एक बड़ा सा क्या होगा? खोखला प्लास्टिक का वो होगा खोल, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी क्या होंगी? ऐसे तारें होंगी। ठीक है, और इन तारों के माध्यम से क्या सूचना या कोई भी डाटा संचरण किया जाता था या पहुंचाया जाता था। ठीक है, उसको किस में? विद्युत तरंग में बदल दिया जाता था, और ये जो विद्युत डाटा है वो विद्युत तरंगों के माध्यम से दूसरी जगह संचरण करता था। फिर ठीक है, कोएक्सियल केबल क्या होती है? आपने ये वाली तारें, जैसे कोई भी अपने पुराना सिस्टम होगा तो उसमें देखा होगा, फिर ये क्या हो जाती है? ऐसे आरजे कनेक्टर होता है हमारा, इसको क्या कहा जाता है? आरजे कनेक्टर।
फिर ये आरजे कनेक्टर हमारे जो सीपीयू होता है, सीपीयू कैबिनेट, उसके पीछे कनेक्टर में जुड़ जाता है और उससे क्या हो जाता है, हमारा नेट चलता है या कोई भी हमारा डाटा आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये क्या है, तारों के माध्यम से, और इसके बाहर क्या होगा, एक आवरण होगा रबड़ का। ठीक, ये क्या हो गया हमारा यूटीपी तार। फिर हमारा कोएक्सिबल तार क्या होता है, कोएक्सिबल तार आपने आपके घर में डीटीएच, ठीक है, डीटीएच, डिश टीवी, टाटा स्काई, कोई भी अगर केबल है तो उसमें देखा होगा आपने, क्या होता है, एक ऐसी केबल होती है जिसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, एक मोटी सी तार होती है, ठीक है, जो कि हमारा किसकी होती है, हमारे एल्युमिनियम की होती है या फिर हमारे कॉपर की होती है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ये कॉपर की। फिर इसके बाहर से एक प्लास्टिक का क्या होगा, इसका रंग चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाहर से एक आवरण लगा होगा ऐसे, ठीक है, प्लास्टिक का। फिर इसके ऊपर हमारा एक और आवरण होता है हमारा ऐसे सिल्वर का, ऐसे जाल टाइप में बने होते हैं उसके, देखना कभी केवल आपके पास अगर डिश टीवी या डीटीएच है तो ऐसे ही इसका क्या होगा, जाल बना होता है। फिर इसके बाहर से एक और क्या होता है, हमारा प्लास्टिक का कवर होता है। ठीक है, और ये बड़ी क्या हो जाएगी, लंबी लाइन हो जाएगी, ऐसे क्या होगा, प्लास्टिक का केबल। और मेन कौन सी होगी, हमारी कॉपर वाली, ये क्या होगी, मेन कॉपर। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी कोएक्सिबल केबल होती है। इसके माध्यम से ये क्या थी, हमारा यूटीपी तार के मुकाबले और अच्छे से जो भी हमारा डाटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती थी। क्योंकि इसको पूरा ब्रेक कर पाना, यहाँ पे अगर एक भी तार टूटा, ठीक है, तो हमारा जो डाटा है वो आसानी से नहीं पहुंच पाता था। यहाँ पे अगर इतनी मोटी लेयर या 2-3 लेयर होती थी, ठीक है, जैसे हमारी कॉपर लेयर है, ये भी सिग्नल को अच्छे से पहुंचाती थी। और फिर इसके बाद सिल्वर लेयर भी है, ये भी हमारा क्या, सिग्नल को, जो भी हमारे सिग्नल है या हमारा डाटा है उसको और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने का काम करती थी। फिर आ गया हमारा अभी जो वर्तमान समय, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एक क्या होगा, खोखला बेलनाकार होगा, जिसके अंदर कांच के छोटे छोटे क्या डाल देते हैं, कण डाल देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रकाश की गति क्या होती है, सबसे तेज होती है। अब जैसे ही हमारा कोई भी डाटा या सूचना है उसको किस में परिवर्तित कर देंगे हम, प्रकाशीय तरंग में। ठीक है, अब प्रकाशीय तरंग में जैसे ही जाएगा हमारा कांच के माध्यम से, कांच में टकराएगा, रिफ्लेक्ट होके ये बहुत ही जल्दी जल्दी क्या होगा, क्योंकि हर जगह क्या है, कांच है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके, या ऐसा कांच ना होके, या कोई भी ऐसा जो क्या कर सके, प्रकाश का परावर्तन कर सके, वो सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, यहाँ पे भरी जाती हैं। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके दूसरे माध्यम में बहुत तेज़ी से और आसानी से पहुँच जाएगा। अगर मान के चलिए बीच में कहीं हमारा ये ऐसे क्या हो जाए, तार टूट भी जाए, ठीक है, फिर भी यहाँ पे तो और चीज़ भी तो है, तो ये कहीं और से क्या होगा, प्रकाश परावर्तित होकर आगे पहुँच जाएगा। मतलब कि जो हमारे सिग्नल हैं उनके ब्रेक होने का बहुत कम चांसेस है। तो यहाँ पे सबसे तेज़ संचरण किसका हो जाएगा, हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर है हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर एक्सेस से नहीं है। तो देखिए, हमारा एंड्रॉयड का संबंध कंप्यूटर एक्सेस से नहीं है। ये बहुत आसान सवाल है, क्योंकि एंड्रॉयड देख के हर कोई समझ जाएगा। बाकी जैसे ड्यूअल कोर है, अभी तो कहते हैं ना कितने कोर का क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, या हमारा आई7 है, हमारा i7 क्या है, आईटेल की क्या है, ये जनरेशन है, i7 जनरेशन। सेलरॉन है, ये भी क्या है, कंप्यूटर ही है। और एंड्रॉयड क्या है, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र की हम बात कर चुके हैं, तो हमारा मल्टी यूज़र जो सिस्टम है वह हमारा यूनिक्स और विंडोज़ एनटी क्या है, हमारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल और अंतिम सवाल आज की वीडियो का। तो जो अगला सवाल है हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, डॉस भी है। टैली हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये अधिकतर जहाँ पे कोई भी हमारा गणितीय गणना करनी होती है या अकाउंटिंग करनी होती है, वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गए, आज के 20 सवाल हो गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही कोई पुराने पेपरों से उठाए हुए सवालों को हम वहाँ पे हल करेंगे और गहन अध्ययन करके उसका आगे को बढ़ेंगे। अगर कोई भी आपका कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।